कभी न कभी हम सभी के मन में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि आखिर इस धरती पर हमारी उत्पत्ति कैसे हुई। क्या सच में हम पहले से बंदर के रूप में थे और बाद में हम इंसान बने? पर अगर बंदर से इंसान बने तो सारे बंदर अब तक क्यों नहीं बन सके? सच कहें तो ये सवाल बिल्कुल ऐसा है जैसे अगर सांप आज भी है तो छिपकलियां क्यों है? टेट्रोपोड्स है तो मछलियां आज भी समुद्र में क्या कर रही है? या फिर यूँ कह लीजिए कि कुत्ते अगर भेड़ियों से विकसित हुए हैं तो भेड़ियों की प्रजाति क्यों अस्तित्व में है? खैर, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल फैक्ट्स फॉर स्टडी पे। आज के इस वीडियो में हम आपके सभी सवालों का जवाब देने वाले हैं और ये भी बताने वाले हैं कि आज के बंदर इंसान क्यों नहीं बनते। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके इसको जानते हैं। धरती पर सबसे अनोखा और सबसे इम्पोर्टेंट होने की विचार कितना सुहाना लगता है। शायद यही वजह है कि चार्ल्स डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीशीज को लोग कभी समझ ही नहीं पाए। लोग अक्सर कहते हैं कि मानव का बंदर से इंसान बनने का विचार चार्ल्स डार्विन ने दिया। खैर, ये सच है कि कुदरत की इवोल्यूशन थ्योरी पर सबसे पहले उन्होंने ही बात की थी, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि हम सीधी बंदर से इंसान बन गए। ये सच है कि प्राइमेट्स, चिंपैंजी और एप्स ये सब अलग अलग स्पीशीज है। अगर आप ह्यूमन डीएनए को बंदर के डीएनए से मैच करेंगे तो पाएंगे कि हमारा केवल 93% डीएनए उनसे मेल खाता है, जबकि चिंपैंजी से हमारा डीएनए 99% तक मिलता है। ये सुनने के बाद आप भी इस सोच में होंगे कि हमारे नजदीकी पूर्वज बंदर ना होकर चिंपांजी रहे होंगे और हम सीधे उन्हीं से इवॉल्व हुए होंगे। लेकिन आपकी ये सोच सरासर गलत है। हम ना चिंपांजी से विकसित हुए हैं और ना ही हमारी इवोल्यूशन पूरी तरह से बंदर से हुआ है। इवोल्यूशन की प्रक्रिया में बंदर और चिंपांजी हमसे जुड़े हुए जरूर है, लेकिन हमारा रिश्ता इस प्रजाति से बहुत दूर का रहा है। आप जरूर सोच रहे होंगे कि भला ये कैसी बेतुकी बात है। जब हमारा डीएनए चिंपांजी से मेल खाता है तो फिर हमारा इवोल्यूशन उनसे अलग कैसे हो सकता है? तो चलिए इसी पेचीदा बात को हम एग्जाम्पल की मदद से समझाते हैं। आपको एक बर्ड की एवोल्यूशन कहानी सुनाते हैं, इसे गौर से सुनिए, क्योंकि चार्ल्स डार्विन ने भी इसी कहानी के जरिए दुनिया को एवोल्यूशन की कहानी समझाई थी। सालों की मेहनत के बाद उन्होंने फिंच बर्ड की थ्योरी दुनिया के सामने रखी थी और इसी थ्योरी ने विज्ञान जगत में तहलका मचा दिया था। बात करें फिंच बर्ड की तो डार्विन ने अपनी किताब के जरिए दुनिया को बताया कि 2 मिलियन साल पहले फिंच बर्ड की अस्तित्व की शुरुआत हुई। ये नन्ही सी चिड़िया अपने शुरुआती दौर में जितनी प्यारी थी उतनी ही मासूम। सबसे उनकी बात थी कि धरती पर इसकी एक ही स्पीशीज मौजूद थी और ये एक ही जगह तक सीमित थी। दूसरे हैबिटेट का ज्ञान उसे अभी तक नहीं था, लेकिन संख्या बढ़ने के साथ साथ अब इन्हें और ज्यादा भोजन की जरूरत थी। ऐसे में दूसरे द्वीप पर माइग्रेट होना ही बेस्ट ऑप्शन था। इसलिए फिंच बर्ड 3 ग्रुप में बढ़ गए। एक ग्रुप माइग्रेट हुआ जो आइलैंड ए पर, जबकि दूसरे ग्रुप ने आशियाना बनाया आइलैंड बी को, और जो बची वो हमेशा के लिए आइलैंड सी पर ही रह गई। ये वो बर्ड्स थी जिन्होंने अपना घर को नहीं छोड़ा और वे अपने बर्थ प्लेस पर ही रह गई। माइग्रेट करने वाली फिंच बर्ड्स के दोनों ही ग्रुप ने अपने आप को नए वातावरण में ढालना शुरू किया। वहाँ उन्होंने अपने लिए घर बनाने और भोजन तलाशने की प्रक्रिया शुरू कर दी। दोनों ही द्वीप पर रहन सहन, खान पान के तरीके में बदलाव था। जाहिर सी बात थी कि आइलैंड ए पर तापमान, इकोसिस्टम और हैबिटेट आइलैंड बी से बेहद अलग था। ए आइलैंड में खाने के लिए जो उपलब्ध था वो बी आइलैंड में उपलब्ध नहीं था। सीधी भाषा में कहे तो ए आइलैंड में फल ज्यादा मात्रा में थे, जबकि आइलैंड बी में बग्स, इंसेक्ट्स मौजूद थे। ऐसे में आइलैंड ए पर रहने वाली फिंच बर्ड्स ने फलों को खाने के लिए हार्ड और लंबी चोंचे का विकास हुआ और आगे चलकर इन फिंचों को लॉन्ग बैक फिंचेस बुलाया गया। जबकि कीड़े को खाने के लिए एक बड़ी चोंच की जरूरत नहीं थी, लेकिन मजबूती जरूरी चाहिए थी। इसीलिए आइलैंड बी पर रहने वाले फिंचोस की चोंचे छोटी लेकिन काफी मजबूत हो गई। इन फिंचोस को शॉर्ट बीक फिंचेस का नाम दिया गया। अपने अपने इलाके में सर्वाइव करने के लिए दोनों ही बर्ड्स अलग अलग तरह से लाइफ इवॉल्व हुए। शुरुआती दौर में फिंचेस को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इन द्वीपों के हालात उनके पुराने आशियाने से अलग थे, लेकिन मुश्किल हालातों में सर्वाइव करने के लिए इन दोनों ने खुद को इवॉल्व कर लिया। अब धरती पर फिंचेस की 3 तरह की प्रजातियां मौजूद थी। पहली वो जो जिनके पास एक लंबी चोंच थी और वो फल खाती थी। दूसरा वो जो उनकी चोंचें छोटी और मजबूत थी। और तीसरी वो प्रजाति जो आइलैंड सी पर मौजूद थी। सी आइलैंड पर रहने वाली फिंचेस वो थी जिनसे बाकी द्वीपों पर फिंचेस माइग्रेट हुई थी, यानी कि ये फिंचेस अपने असली स्वरूप में मौजूद थी। आप ये भी कह सकते हैं कि सी आइलैंड में रहने वाली फिंचेस से हमें 2 नई स्पीशीज मिली जो अपने अपने हिसाब से इवॉल्व हुई। इसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता है कि दोनों फिंचेस एक दूसरे से इवॉल्व हुई। हालांकि ये जरूर कहा जा सकता है कि दोनों ही फिंचेस का प्राइमरी सोर्स सेम रहा और दोनों ही एक ही सोर्स से इवॉल्व होकर इस रूप में आई। अगर आप इनका डीएनए मिलाएंगे तो दोनों
प्रजातियों का डीएनए वही होगा जो उनके सोर्स का है, लेकिन इन दोनों का इवोल्यूशन एक दूसरे से अलग है। ऐसे में हम इन्हें इवोल्यूशनरी कजिन्स का दर्जा दे सकते हैं। ये एग्जाम्पल केवल फिंचेस पर ही नहीं बल्कि इंसानों पर भी लागू होती है। ये कहानी हमने आपको इसलिए सुनाई ताकि आप इवोल्यूशन को अच्छी तरह से समझ सकें। डार्विन द्वारा दी गई ये थ्योरी दुनिया में सभी जीवों के इवोल्यूशन को समझाती है। जैसे सांप और छिपकली के इवोल्यूशन का सोर्स एक ही माना जाता है, भेड़िए और कुत्ते भी एक ही सोर्स को शेयर करते हैं। खास तौर पर बात करें इंसानों की तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि इंसान चिंपांजी या फिर बंदर से इवॉल्व हुआ है। ना तो हम किसी बंदर से इवॉल्व हुए हैं और ना ही उनसे अलग हुए हैं। असल फैक्ट तो ये है कि बंदर और चिंपांजी हमारी इवोल्यूशनरी कजन है। यहाँ हमारा और उनका प्राइमरी सोर्स एक ही है और इसीलिए हमारा डीएनए भी कई मायनों में उनसे मेल खाता है। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि इंसान चिंपांजी से ही इवॉल्व हुए हैं या आगे चलकर चिंपांजी या बंदर इंसान बनने वाले हैं। अगर आप आस लगाए बैठे हैं कि जल्द ही आपको धरती पर चिंपांजी इंसान बनते दिखने वाले हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अब सवाल आता है कि अगर चिंपांजी हमारे इवोल्यूशनरी कजिन्स है तो वो कौन सा सोर्स रहा होगा जिससे हम अलग हुए होंगे। ये जानने के लिए चलिए इतिहास में थोड़ा सा पीछे चलते हैं। रिपोर्ट बताते हैं कि इंसान और चिंपांजी ने लाखों साल पहले एक ही सोर्स से विकसित होना शुरू किया था और वो सोर्स था होमिनिडाई। कहा जाता है कि ये प्रजाति हमारे साझा पूर्वज है। शरीर से ये बंदर और इंसान दोनों ही तरह के दिखाई देते थे। ज्यादातर समय पेड़ पर रहने के अलावा ये झुककर चलते थे। ऐसा इसीलिए भी क्योंकि इनके पास लंबे हाथ थे। हालांकि इसकी सटीक शारीरिक बनावट कैसी थी वो आज भी हमें नहीं पता, लेकिन एक बात तो साफ थी कि इंसान और चिंपांजी का इवोल्यूशनरी कजिन्स बनने का काम इसी प्रजाति ने किया था। आज हम होमिनिडाई को अपने ग्रेट ग्रैंडफादर का दर्जा दे सकते हैं क्योंकि इस जीव से दो स्पीसीज अलग हुई। पहली थी होमिनिडाई और दूसरे का नाम दिया गया हाइब्लोबेटिडाई। इन दोनों जीवों में फर्क केवल नाम का था। होमिनिडाई के रूप में हमारे नाक अंदर की तरफ इवॉल्व हुई जो धूल और मिट्टी स्मॉल पार्टिकल को रोक सकती थी, लेकिन हाइब्लोबेटिडाई की नाक बाकी बंदरों की तरह ही थी। होमिनिडाई हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर हुए जो होमोसेपियंस के विकास के लिए जिम्मेदार थे, जबकि हाइब्लोबेटिडाई से आगे चलकर गिबॉन विकास हुए जो आज भी बंदर जैसे ही दिखाई देते हैं। बात करें होमिनिडाई की तो इस स्पीसीज में कई बदलाव और डिवीजन हुए। इसी प्रजाति में होमिनिनाई और पोगनिनाई का डिवीजन हुआ। पोगनिनाई से उत्पन्न हुए पोंगो जो पेड़ पर रहने वाले एप्स की तरह दिखाई देते थे, जबकि होमिनिनाई बने हमारे करीबी पूर्वज जिन्हें हम अपने ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का दर्जा देते हैं। हमारे ये पूर्वज एक बड़े लंगूर की तरह दिखाई देते थे। इनका शरीर पर लंबे लंबे बाल थे। कुछ पेड़ पर रहना चाहते थे और बाकियों ने विकसित होकर जमीन पर चलना शुरू कर दिया था। ऐसे में दो डिवीजन हुआ। पहले डिवीजन से बने होमिनिनाई जो जमीन पर चलना सीख गए थे, जिनका शरीर पर बाल भी कम थे, और दूसरी बनी कोलोनी जो अब पेड़ पर भी रहना चाहते थे। कोलोनी से निकला गोरिल्ला जो आज भी धरती पर मौजूद है। आगे इस प्रजाति में कोई भी इवोल्यूशन नहीं हुआ, लेकिन होमिनी में दो डिवीजन हुआ जिसके चलते सबसे पहले उत्पन्न हुए हम यानी कि होमोसेपियन और फिर उत्पन्न हुआ पैनटोमिस्कस यानी कि बोनोबो और चिंपांजी। इन दोनों का डीएनए इंसान से 99% मिलता है। हमारी तरह ये भी काफी दिमाग वाले होते हैं जो जमीन पर चल सकते हैं और पेड़ पे भी रह सकते हैं। इस एवोल्यूशन की पूरे ट्री को जानने के बाद हम समझ पाते हैं कि होमिनिडाई से कैसे इंसान, चिंपांजी, गोरिल्ला और बाकी एप्स का विकास हुआ है। इस कहानी से पता चलता है डिवीजन के चलते हम अलग अलग स्पीसीज में इवॉल्व तो हुए पर हमारे प्राइमरी सोर्स एक ही रहा। इसीलिए हमारा काफी कुछ उनसे मेल खाता है और डीएनए भी पूरा मैच होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम चिंपांजी या बंदर से इवॉल्व हुए, बल्कि ये है कि हम एक पूरे ट्री का हिस्सा हैं। अब आते हैं हमारे सबसे दिलचस्प सवाल पर। आज के ये चिंपांजी इवॉल्व क्यों नहीं होते, केवल हमारा ही इवोल्यूशन क्यों हुआ? इसका उत्तर काफी आसान है। दरअसल कुदरत किसी भी प्रजाति का इवोल्यूशन तभी करता है जब उन्हें विकास की जरूरत होता है। डार्विन की इवोल्यूशन थ्योरी में आपने नोटिस किया होगा फिंचेस भी तभी इवॉल्व हुई जब उनकी हैबिटेट में बदलाव हुआ। भोजन खाने के लिए जब उन्हें लंबी चोंच की जरूरत हुई तो उन्होंने चोंच का विकसित किया, नहीं तो वो मर जाती। इंसानों में भी ऐसा ही हुआ। इंसानों ने जब जमीन पर चलने का रास्ता अपनाया, जबकि गोरिल्ला और अन्य प्रजाति ने पेड़ पर रहना ही बेहतर माना, तभी इंसानों ने जमीन पर फैल कर खाना खोजने लगे। इसके साथ उनका बॉडी भी इवॉल्व होने लगा। तो ये थी इंसानों की इवोल्यूशन की कहानी। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना ना भूले। धन्यवाद।